अपने प्रोग्राम में अक्सर हम मौसमियाती तब्दीली का जिक्र कर रहे होते हैं और इसकी संगीनी के बारे में आपको अवेयर भी कर रहे होते हैं, खुद को भी बता रहे होते हैं, खुद को भी अवेयर कर रहे होते हैं। आज भी हमने इस मसले पे बात करनी है। ये मत कहना कि खुद को भी डरा रहे होते हैं और खुद को भी डरा रहे होते हैं, ये भी बात ठीक है। डरने वाली ही बात है, जो हालात है ना, डर जाना चाहिए। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना एक अलार्मिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान के शिमाली पहाड़ी इलाकों की बात करें तो 13,032 ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जिनके बर्फानी ज़खायर दरिया सिंध, जो मुल्क का सबसे बड़ा और बुनियादी आबी जरिया भी है, उसको मुसलसल पानी फराम करते हैं। लेकिन फिर आलमी दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स भी तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिस तेज़ी से दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जो पहले कभी इस रफ्तार से हमने कभी नहीं देखा। जो टेम्परेचर ख़ास तौर पर गर्मियों में जो बढ़ रहा है, पहले सिर्फ बातें की जाती थी या प्रिडिक्ट किया जाता था और ये कहा जाता था कि ऐसा हो सकता है। अब हम होता हुआ देख रहे हैं। 2 रोज़ पहले आपको याद होगा हमने उल्तर ग्लेशियर के बारे में आपको बताया था कि वो अचानक से जो है ना टूट गया है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर तबाही भी हुई है। तो हमने सोचा कि इस इशू को ज़रा अच्छी तरह डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एंड थोड़ा सा रीइटरेट करते हैं उन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए जिन्होंने इस सिलसिले में काम करना है, सो दैट इन तबाहियों से हम आने वाले वक्त के अंदर बच सके और मजीद तबाही ना हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हुसैन निहाल साहब, जो कि माहौलियात हैं और इस सिलसिले में GB की हम कह सकते हैं एक क्लाइमेट की पॉलिसी जो है ना वो भी तरतीब दे चुके हैं। उसकी डिटेल भी इनसे जानेंगे। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि इस वक्त की जो सिचुएशन है हुंजा एंड ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान की, ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वैसे तो अभी मौसम काफ़ी ठंडा है, लेकिन ग्लेशियर टूटने की खबरें आ रही होती हैं, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पैटर्न्स तब्दील हो रहे हैं, उसका बताइए वहाँ पे क्या सिचुएशन है? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हालात काफ़ी, पिछले समर में आपने देखा होगा कि बहुत गंभीर हो चुके हैं। तकरीबन 3,200 ग्लेशियर लेक बने हुए हैं। वो जो लेक हो वो जब टूट जाते हैं तो उससे तबाहकारियाँ होती हैं। पिछले साल आपने देखा हसनाबाद शिशपर ग्लेशियर का आउटबर्स्ट हुआ, उल्तर ग्लेशियर का भी आउटबर्स्ट हुआ, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट गज़र में 2-3 ग्लेशियर्स का हुआ। तो मतलब ये एक तसलसल हमें नज़र आ रहा है, एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि ग्लेशियर्स का जो आउटबर्स्ट है या उसका टूटना है वो बड़ी तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है ग्लोबल टेम्परेचर का जो एक स्टैंडर्ड है, तो उससे जो लोकल इन्वायरमेंट है उस पर बहुत गहरे असरात होते हैं। और टेम्परेचर के बढ़ने से न सिर्फ ग्लेशियर टूट रहे हैं और जो फ्लड्स आ रहे हैं, तबाहकारियाँ हो रही हैं, बल्कि जो माहौल का सदियों का पैटर्न था वो भी तब्दील हो रहा है। यानी जो काश्तकारी का मौसम होता था, अर्चर्स लोग फ्रूट्स वगैरह लगाते थे, गर्मियाँ आगे पीछे होना शुरू हो गया। वो जो मौसम का पैटर्न चेंज होने की वजह से लोगों का लाइवलीहुड भी तबाह हो रहा है। तो उसके जो मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं ना वो आज हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे कि वहाँ के लोकल्स पे ख़ास तौर पे मैं पूछना चाहूँगी, क्या इम्पैक्ट जो बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है वहाँ के लोगों को, वो क्या है? देखिए, लोकल पे 3 बड़े इम्पैक्ट है। एक तो ये कि उनके जो ज़मीनें हैं, जो इमीडिएट ज़ाहिर बात है वो छोटे छोटे लैंड पार्सल होते हैं, बड़ी ज़मीनें नहीं होती हैं, और वो सारे डिपेंड करते हैं ग्लेशियर के पानी पे, स्ट्रीम वाटर्स पे। जब ग्लेशियर में फ्लडिंग होती है तो ज़मीनें तबाह हो जाती हैं, लोगों का जो लाइवलीहुड है वो तबाह हो जाता है। दूसरा ये कि उनके अमलाक हैं, उनके घर हैं, मवेशी खाने हैं और चीज़ें, वो भी तबाही के जद में आ गई। जानो माल दोनों महफूज नहीं। और लाइवलीहुड क्योंकि डिपेंड करते हैं, पास्टोरल एग्रो पास्टोरल लाइफ है, तो जब वो मुतासिर होना शुरू होता है तो फिर जाहिर बात है लोगों की इकनॉमिक सिचुएशन भी ख़राब हो रही है। पिछले साल जो तबाहकारियों का तखमीना है वो तकरीबन अरबों में चला जाता है, जहाँ लोगों के अपने जो माल और मवेशी, उनके घर, उनके खेत खलियान तबाह हो गए। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी रिसेंटली कवर भी करते रहे। अच्छा, जब ग्लेशियर के पिघलने की फिनोमेना की बात करते हैं तो वो मोस्टली हमें गर्मियों में, समर्स में नजर आता है। अभी ये जो ग्लेशियर्स टूट रहे हैं, मौसम तो बहुत ठंडा है और आप बताए थे माइनस में भी चल रहा है, तो इस टूटने की वजह आपको क्या है? थोड़ा सा इस प्रोसेस या फिनोमेना को भी देखिए। जैसे आपने कहा कि पैटर्न चेंज हो रहा है। सर्दियों में ये होता था कि नवंबर के बाद स्नोफॉल का सिलसिला होता था। दिसंबर जनवरी में जब स्नोफॉल होता है तो स्नो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मजबूत कर लेता है। उसका जो स्नो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको सॉलिड हो जाता है, उससे थिक होना शुरू होता है। लेकिन सपोर्ट फराहम करती है। अब स्नोफॉल नहीं हो रहा है। अब होता है कि जो सर्दियों में जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ काफ़ी वल्नरेबल होती है, वो टूटना शुरू हो जाती है और टूटने से जो मसले पैदा होते हैं वो आपको पता है कि वो उसका इम्पैक्ट भी होता है।
स्नो का जो पैटर्न है स्नोफॉल का, उसमें तब्दीली आने की वजह से भी अब आपको सर्दियों में भी नजर आएगा और गर्मियों में भी आपको इस सीजन की अभी स्नोफॉल वहाँ पे शुरू नहीं हुई, अभी नॉर्मली हो जाती है। नॉर्मली देखिए जो अब बलाई इलाके हैं वहाँ पर स्नोफॉल हो जाती है नवंबर के मिड के बाद। सही है। लेकिन अभी मैं रिसेंटली होकर आया हूँ तो गिलगित में और बलाई इलाकों में बिल्कुल स्नोफॉल अभी नहीं हुई। टेम्परेचर का पिछले कुछ अरसे से हम कंपैरिजन करें तो कितना शिफ्ट आया है, कितना तेजी से तब्दील हुआ है? देखिए अगर एवरेज आप टेम्परेचर बता सकते, अगर एवरेज टेम्परेचर आप देखें तो सर्दियों में, गर्मियों में तो इस दफ़ा जो दियामर डिस्ट्रिक्ट है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर 48 डिग्री सेल्सियस था जो कि एक रिकॉर्ड हाई है, या 42 मैक्सिमम होता था 48 तक। गिलगित में हुंजा में जहाँ पर टेम्परेचर मीन टेम्परेचर जो 30 से 35 मैक्सिमम गर्मी में जाता है, इस दफ़ा हुंजा में 44 रिकॉर्ड किया गया। अब अंदाजा लगा का मौसम और वहाँ का एक जैसा ही होता है गर्मी। जो लोग टूरिस्ट सयाह जो यहाँ से गर्मियों में गए थे गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने कहा यार हमें यहाँ आने का तो फ़ायदा नहीं हुआ, जो टेम्परेचर इस्लामाबाद में, लाहौर में है या मुल्तान में है वो यहाँ भी है। तो मतलब ये एक एब्रप्ट जो तब्दीली है ना, ये काफ़ी अलार्मिंग है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अभी पूरी दुनिया ही मुतासिर हो रही है क्लाइमेट चेंज से, हम थोड़े ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन दुनिया के अंदर इकदाम होते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, वही जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो इकदाम किए जा रहे हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इस फिनोमेना को कुछ हद तक मेनटेन करने के लिए कि मज़ीद तबाही ना हो, क्या वो काफ़ी हैं या क्या किए जाने चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। देखें, कुछ तो होता ग्लोबल असर, जिसको हम क्लाइमेट जस्टिस के नाम पे कैंपेन भी चलाते हैं कि दुनिया के बड़े पॉल्यूटेंट जो हैं वो माहौल को आलूदा कर रहे हैं और उसके हम रेसिपिएंट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक लोकल एक्शन का तस्वर भी है, जहाँ पर अब गिलगित शहर में देखें, मैं पिछले दिनों मैंने देखा कि जब आप गिलगित को दूर से देखते हैं तो एक आलूदगी का एक गलाफ आपको नज़र आता है, एक लेयर ऑफ पॉल्यूशन। वो तो इंटरनेशनल नहीं है, वो तो लोकल एक्शन है। बिजली नहीं है तो लोग लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल वुड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डीजल जनरेटर्स यूज़ होते हैं, ट्रैफिक बेहंगम है, उससे ये होता है कि आपका जितना पॉल्यूशन है वो ट्रैप हो जाता है। जैसे लाहौर में आपको फोक नज़र आ गया, वही फोक आपको गिलगित में भी नज़र आ रहा है। अच्छा। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जब तक एनर्जी के इशू को हल नहीं करेंगे, जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है, लोग फॉरेस्ट को ना काटें, लोग जो है वो फ्यूल वुड इस्तेमाल न करें, बल्कि हीटिंग का निज़ाम, क्योंकि सर्दियों में एक्सट्रीम सर्दी होती है, वहाँ पर तो हीटिंग चाहिए होता है। एनर्जी क्राइसिस पे काबू पाना है। दूसरी बात यह है कि इन्वायरमेंटल एक्शन की ज़रूरत है। इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनी है, मैंने ख़ुद उसको ड्राफ्ट किया है, लेकिन वो कैबिनेट में पड़ी हुई है, उस पर अप्रूवल करने की ज़रूरत है। क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा अगर आप देखिए, इन्वायरमेंट पॉलिसी में 4 बड़ी चीज़ें। एक तो आपने टूरिज़्म को कैसे रेगुलेट करना है, उसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए। इको टूरिज़्म का तस्वर उसमें है कि इको टूरिज़्म आपने प्रमोट करना है, ऑर्गेनिक टूरिज़्म को प्रमोट करना है, लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करना है, बिल्डिंग कोड्स बनाने, कंस्ट्रक्शन कोड्स बनाने, और ये भी आपने इंश्योर करना है कि जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो भी इन्वायरमेंटल उसूलों के तहत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पहले उसकी हो, उसके माहौल के असरात को जांचने के बाद फिर आप एक कमर्शियल एक्टिविटी। स्टेक होल्डर्स के साथ भी काम करते हैं, जो पॉलिसी का आप बता ही रहे हैं, वैसे तो तरजीहात का पता चल रहा है, लेकिन आपने ट्रेंड्स क्या देखे हैं हमारे स्टेक होल्डर्स में कि क्या उनकी प्रायोरिटी पर या तरजीह में ये मसला है, ये क्लाइमेट चेंज का या इन तब्दीलियों का? देखिए, प्रॉब्लम यही है, उनको ये हसासियत है ही नहीं, सेंसिटिविटी नहीं, क्योंकि जो लोग ऊपर पावर कॉरिडोर्स में बैठे हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। उनको जानना चाहिए कि अगर वो पॉलिसी मेकिंग में इस चीज़ को इंश्योर नहीं करेंगे तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। एक कानून हो, एक लीगल फ्रेमवर्क मौजूद हो, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क हो जो तमाम स्टेक होल्डर्स को ये बताए कि आपने इस तरह के इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन के अंदर किस तरह की इन्वायरमेंटल इक़दाम करने हैं। अगर आप जल्दी से बता सकें, हमारे पास टाइम कम है, कि पहला स्टेप फ़ौरन जो लेने की ज़रूरत है इमीडिएटली, वो क्या है? पहला स्टेप है कि इन्वायरमेंट पॉलिसी को अप्रूव किया जाए, जो अभी पेंडिंग में है, ताकि इस पे अमल दरामद हो। दूसरा स्टेप, जो निगरान सेटअप आ रहा है, उसमें ऐसे माहिरीन को शामिल करें जो इन मामलात को समझते हो, गिलगित बल्तिस्तान के इकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज को देखते हुए बेहतर डेवलपमेंट का, पायदार डेवलपमेंट का तरीका निकालें। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है जनाब। इसके एक्स्ट्रो में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हम सबका नुकसान हो रहा है। और देखें, क्लाइमेट चेंज की वजह से ना ये नहीं होगा कि सिर्फ गरीब जाएं, अमीर जो है ना वो भी क्लाइमेट एक्शन उनको नहीं छोड़ेगा, क्लाइमेट चेंज उनको नहीं छोड़ेगा।